जय हिंद बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ हम लेके आए हैं। क्लास 12th का भी कोर्स आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हो उन सभी को ये वीडियो आप शेयर कर दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तो आज जो क्लास 12th का फर्स्ट टॉपिक हमारा है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वीडियोज़ जो आपको मिलेगी वो 4 या 5 पार्ट में मिलेगी। इसमें न्यूमेरिकल्स की एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो आएगी। तो अभी सबसे पहले हम लोग थ्योरी पे डील करेंगे, फिर थ्योरी पे डील करने के बाद इंडिविजुअल जिस थ्योरी पे डील किया उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल की एक अलग वीडियो आपको प्रोवाइड होती चली जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये जो आपको यहाँ पे वर्ड मिला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्चुअल में है क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर हम इसको देखें तो 2 वर्ड से मिला है। पहला वर्ड है आपका इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रो की बात आए तो इलेक्ट्रो का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द चार्ज। हम किसकी बात कर रहे हैं, चार्ज की बात कर रहे हैं। और स्टैटिक्स मतलब कि चार्ज अगर रेस्ट पे, इफ द चार्ज इज एट रेस्ट देन द कंप्लीट स्टडी ऑफ दैट चार्ज विच इज इन एट रेस्ट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर कोई भी चार्ज आपका रेस्ट पोजीशन पे है और उसकी कंप्लीट स्टडी हम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये फिजिक्स की एक ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो हमारा जो सिलेबस है इसमें जनरली हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फोर्स के बारे में होगा कि व्हाट इज़ द फोर्स ऑन चार्जेस व्हेन इट इज एट रेस्ट। फिर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो जनरली जो आपके सिलेबस में फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ये 3 टॉपिक है। तो आज हम लोग थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात करने जाएंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जितना अभी तक मैंने आपको बताया उसमें आपको ये समझ में आया कि अगर कोई भी चार्ज रेस्ट पोजीशन पे है तो उसकी कंप्लीट स्टडी ड्यू टू द रेस्ट पोजीशन इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो चलिए इसमें जो हमारा सबसे पहला आया चार्ज के बारे में अगर बात करें कि व्हाट इज चार्ज, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज भी कह देते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक तरीके से बच्चों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्या कौन सी प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। जितने भी हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स है उस एलिमेंट्री पार्टिकल्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स आपके क्या हो सकते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आपका एलिमेंट्री पार्टिकल है, प्रोटॉन आपका एलिमेंट्री पार्टिकल है। तो इन सभी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बात यह आती है कि सर ये तो हमें समझ में आ गया कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स की जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है दैट्स कॉल्ड द चार्ज, बट इससे हमको कौन सी इंफॉर्मेशन मिल रही है, इससे हमको पता क्या चल रहा है। ठीक है, जो भी हम देखते हैं कि अगर कोई भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, जैसे आपने देखा होगा एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट जो आप बचपन से देखते आ रहे हैं कि अगर आप एक कॉम्ब कंघी को अपने बालों में रब करिए और रब करने के बाद जो छोटे छोटे अगर आप पेपर के पीस करेंगे तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। कौन सी इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो हमारे छोटे छोटे पीसेस है पेपर की वो अट्रैक्ट हो रहे हैं टूवर्ड्स द कॉम्ब विच वी जस्ट रब्ड टूवर्ड्स अवर हेयर। ठीक है, हमारे बालों में अगर कंघी को अगर आप रगड़ के जब आप क्या करोगे, छोटे छोटे स्मॉल पीसेस जो आपके होंगे पेपर के उसको अट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, वो उससे अट्रैक्ट हो जाएगा। तो उसे हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो उसी तरीके एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस अट्रैक्शन, जो स्मॉल पीसेस थे पेपर के, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट हो रहे, तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे वो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर मजबूर हो रहे हैं कि हमें कॉम्ब से क्या होना है, अट्रैक्ट करना है, वही प्रॉपर्टी है आपकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। यानी कि अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में ये समझे कि जो भी फोर्सेज एप्लीकेबल हो रहे हैं बिटवीन 2 वेरियस ऑब्जेक्ट्स, कि जितने भी आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं उनके बीच में अगर जो फोर्सेज लग रहा है तो वो फोर्सेज केवल किसकी वजह से लग रहा है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की वजह से, जिसे हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज ही पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फोर्सेज एक्टिंग बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब इसी को जरा हम आगे बढ़ा के करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी थी, अगर आपको याद हो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या जो आपको अभी तक याद है। आपने कहा कि सर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक हमारा होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये 2 टाइप ऑफ चार्जेस आपने पढ़े।
ठीक है जी, आपकी हम बेसिक नॉलेज लेके चल रहे हैं जो आपको पहले से पता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, आप कहोगे सर जो लाइक चार्जेस होते हैं वो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, वो जो हमारे अनलाइक चार्जेस होते हैं, जो हमारे कौन से चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्जेस होते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी। तो जो ये प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्जेस रिपेल कर रहे हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये हमारा है फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आपका फंडामेंटल लॉ है, ठीक है। दिस इज कि लाइक चार्जेस रिपेल कर रहे हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता थी, वो बिल्कुल करेक्ट है। क्लास 10 तक आपने यही पढ़ा, लेकिन जब आप क्लास 12th में आओगे तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, जो करेक्टरिस्टिक्स है, वो कुछ और करेक्टरिस्टिक्स ऐड हो जाएगी जो आपको पढ़नी पड़ेगी। तो उसको करने से पहले ज़रा हम एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने लेके आते हैं। वो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो हमने आपको समझा दिया कि चार्ज रेस्ट पे है एंड ड्यू टू देयर रेस्ट पोजीशन जो भी फिनोमेना उसके ऑल अराउंड हो रहे हैं, उसकी कंप्लीट स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अब इंडक्शन का मतलब क्या होता है, जनरली आप जानते हो कि इंडक्शन का मतलब आप कहोगे सर अगर विदाउट टचिंग कोई भी फिनोमेना हम क्रिएट करा रहे हैं, कंडक्शन मीन्स विदाउट टचिंग अगर आप कोई भी फिनोमेना अपने ऑल अराउंड करा रहे हो, दैट्स कॉल्ड द इंडक्शन, ठीक है। जैसे होता क्या कि घर में आए, बस जैसे ही पापा घुसे पहले खौफ में आ गए, अरे पापा के सामने ये काम नहीं करना, हमें पापा के सामने इस काम को अवॉइड करना। तो वो क्या है, इंडक्शन का मेथड आ गया कि पापा ने बिना हाथ लगाए बस सारा काम कर दिया केवल अपने खौफ से, अपनी प्रेजेंस से। तो यही काम इंडक्शन का होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है, हम आइए समझते हैं। आपको ये पता है कि जितने भी आपके पार्टिकल्स हैं, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, सभी ऑब्जेक्ट्स आपके एलिमेंट्री पार्टिकल से बने होते हैं, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये हमारे पास अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है तो जाहिर सी बात है इसमें इलेक्ट्रॉन भी होगी, प्रोटॉन भी होगी और न्यूट्रॉन भी होगा। तो हमने क्या किया, एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इसके बगल में लिया है। ये हमारी है पॉजिटिवली चार्ज रॉड, पॉजिटिवली चार्ज रॉड। अब जैसे आप इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लेके आओगे तो इंडक्शन की वजह से क्या होगा, इसके नियरर एंड पे इसका अपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाएगा, यानी कि जो इसका नियरर एंड है, नियरर एंड, इस नियरर एंड पे अपोजिट चार्जेस हमारे इकट्ठा हो जाएंगे, अपोजिट चार्जेस कलेक्ट हो जाएंगे, और जो फार्दर एंड होगा, दूर का एंड होगा, उस पर लाइक चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे, यानी कि इसके फार्दर एंड पे जो हमारे है लाइक चार्ज हमारा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और ये कब तक हो रहा है, जब तक हम इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इसके पास लेके आ रहे हैं। जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड को हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तुरंत ये क्या होगा, अपनी फिर से बैक पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि फिर से जो पॉजिटिव चार्ज किनारे एंड हो रहे थे, किनारे के यहाँ पे कलेक्ट हो रहे थे, अब जब वापस चले जाएंगे, जो पॉजिटिव चार्ज हमारे थे किनारे की तरफ फार्दर साइड पे कलेक्ट हो रहे थे वो उधर चले जाएंगे, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज इसके नियरर पे कलेक्ट हो रहा था, वो जो पॉजिटिव चार्ज फार्दर एंड पे कलेक्ट हो रहा था, जैसे ही हम इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को हटा देंगे तुरंत ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। ये बिल्कुल ठीक वैसे ही है कि जैसे आप रात के 2 बजे इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हो, अरे हाँ बढ़िया रील आ रही, और जैसे ही पापा आए कमरे में तुरंत आपने क्या किया, मोबाइल बंद किया, रख दिया नीचे, नाटक करने लगे कि अरे हम चला ही नहीं रहे, यूज़ ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो यही होता है ना, तो इसलिए कहा जाता है फिजिक्स इज़ वेरी सोशल सब्जेक्ट। जो भी चीज़ है सोशल सब्जेक्ट में रिलेटेड सब सारी फिजिक्स में आती है। जो भी अपने आसपास भी बिहेवियर देख रहे हैं, आपका भी बिहेवियर फिजिक्स में आ रहा है कि जैसे पापा आए तुरंत क्या किया, इंस्टाग्राम चलाया, तो रात को 2 बजे तुरंत पापा को देखा, आर्ट सुनी, तुरंत मोबाइल रख दिया, और तब तक नहीं यूज़ किया जब तक पापा उस रूम में प्रेजेंट है। जैसे पापा उस रूम से गए तुरंत आहा नोटिफिकेशन देख लिया, चलो तुरंत फिर आपका इंस्टाग्राम चलना स्टार्ट। तो ये क्या है, ये जो आपका टेम्परेरी बिहेवियर है इन द प्रेजेंस ऑफ योर फादर, व्हेन योर फादर कम इनटू द रूम एंड यू जस्ट स्टॉप स्क्रॉलिंग द इंस्टाग्राम एंड जस्ट स्विच ऑफ द फोन एंड जस्ट पुटिंग इट देयर। तो ये जो फिनोमेना है आपका, जो टेम्परेरी बिहेवियर है, यही है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो चार्ज भी वैसे ही कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कर रहा है कि पेरेंट्स आए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेके, तुरंत यस बोल के इधर नेगेटिव चार्ज वाले उसके इधर दूसरे एंड पे आ गए, नियरर एंड पे, और पॉजिटिवली वाले दूसरे में चले गए। यानी कि ये जो आपका टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन चल रहा है,
इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज बॉडी, जब भी किसी आप चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के पास में लेके आते हैं तो जो टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन क्रिएट होता है उस अनचार्ज बॉडी पर, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड कभी कभी न्यूमेरिकल कैसे आते हैं जरा ये समझिए। मान लीजिए कि आपके पास दो अनचार्ज स्पेयर है, आपस में समझ लीजिएगा कि कनेक्टेड है आपस में, और हमें क्या करना है, एक को पॉजिटिव चार्ज करना है, एक को नेगेटिव चार्ज करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसके एंड की तरफ हम एक पॉजिटिवली चार्ज इस तरीके से रॉड ले आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव, और इस तरफ क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब कहोगे सर यहाँ पे तो पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ भी नेगेटिव होना चाहिए। मान लिया हमने यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया और यहाँ पे नेगेटिव कर दिया। अब पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ से क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, काम खत्म। अब क्या किया, हमने इस रॉड को पास में रखा अभी फ़िलहाल, और हमने इनके बीच की स्पेस को बढ़ा दिया। अभी तक ये थे कांटेक्ट में, हम पॉजिटिवली चार्ज रॉड को पास में लेके आए तो ये चार्जेस हमारे क्रिएट हो गए, इसके एंड पे हुए तो वो न्यूट्रलाइज हो गए। अब हमने क्या किया, इसको अलग अलग कर दिया, यानी कि अब यहाँ पे ये समझ लीजिएगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव इधर और पॉजिटिव इधर, और यहाँ पे रॉड अभी भी है। अब हमने क्या किया, धीरे से इस रॉड को कहा भैया द्वारा काम खत्म, अब तुम जाओ। तो अब क्या हुआ, ये जो नेगेटिव चार्ज थे वो चारों तरफ ऐसे हो गए, पॉजिटिवली चार्ज ऐसे हो गए। यानी कि जो आपके स्पेयर्स इनिशियली क्या थे, न्यूट्रल थे, कोई भी चार्ज इसमें नहीं था, लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू अगर हमें ग्लास पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लेके आए, तुरंत ये हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव में हो गए, और हमें इंडिविजुअली स्पेयर्स मिल गए जो कि न्यूट्रल थे पहले, और अब एक हमारा नेगेटिवली चार्ज हो गया और एक हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का बिहेवियर हम शो कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद चलिए बात करते हैं चार्ज को ही। चार्ज की जो करेक्टरिस्टिक है, जो मेन करेक्टरिस्टिक चार्ज की आपकी क्लास 12 की स्टार्ट होती है, वो अब यहाँ से। इसमें से सबसे पहली करेक्टरिस्टिक, जो चार्ज होता है वो हमेशा एडिटिव होता है। चार्ज हमेशा एडिटिव होता है। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे हमने कहा कि आपके पास ये पेन है और हमें इस पेन के वेट को कलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर ये जो पेन है डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बना, करेक्ट, और डिफरेंट पार्टिकल्स का जो वेट है वो भी डिफरेंट होगा, ये भी सही है। अगर हमें इस पेन का या ऑब्जेक्ट का अगर टोटल वेट चाहिए तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है इस पेन में या इस ऑब्जेक्ट में, उन सभी का जो अलजेब्रिक सम होगा दैट विल गिव अस द टोटल वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। यानी कि जितने भी पार्टिकल्स से ये हमारा ऑब्जेक्ट मिलकर बना है, उन सभी पार्टिकल्स के वेट का जो अलजेब्रिक सम होगा वो हमें टोटल वेट बताएगा इस ऑब्जेक्ट का। तो ये होता है। तो उसी तरीके हमारे चार्जेस होते हैं। जैसे आपको पता है कि मास हमारा कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, उसी तरीके से जो आपका चार्ज है, चार्ज भी कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। जैसे अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है, सिस्टम हमने मान लिया, इसमें हमारे Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है, मान लिया 4 चार्ज है यहाँ पे। तो इन सभी का जो टोटल चार्ज होगा, तो टोटल चार्ज क्या होगा, इन सभी चार्जेस के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे -2 कूलम चार्ज है, +5 कूलम चार्ज है, +7 कूलम चार्ज है, -10 कूलम चार्ज है। हमने कहा टोटल चार्ज कितना ऐड करिए, -2 +7 -10 +5, कितना आ गया, -12, 7 + 5 आपका 12, तो यानी कि टोटल चार्ज आपका हो गया 0 कूलम। तो ये अलजेब्रिक सम से हम एडिटिविटी की प्रॉपर्टी को शो कर सकते हैं, यानी कि हम ये बता सकते हैं कि चार्ज हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी। चार्ज की जो दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन। इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। तो क्वांटाइजेशन को समझते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम चार्ज के क्वांटाइजेशन की बात ना करके किसी भी अनदर ऑब्जेक्ट के क्वांटाइजेशन की बात करें, ऑब्जेक्ट के क्वांटाइजेशन की बात करें, तो क्या होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्लो हो रहा है या उस ऑब्जेक्ट में जो भी हमारी यूनिट्स है या कोई भी आप कहते हैं उसका जो पार्ट है वो फ्लो हो रहा है या ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो वो कॉन्टीन्यूसली नहीं होता, नॉट कॉन्टीन्यूसली, कॉन्टीन्यूसली नहीं होगा, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा डिस्क्रीट फॉर्म में होगा, डिस्क्रीट फॉर्म में हमारा ट्रांसफ़र होगा। डिस्क्रीट फॉर्म का मतलब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 10 रुपये के 10 नोट है और किसी ने हमसे कहा कि सर आप एक काम करो, आपके पास 10 रुपये के 10 नोट है, यानी कि आपके पास टोटल 100 रुपीज़ है, आप एक काम करो इसमें से आप हमें 50 रुपीज़ दे दो। फॉर एग्जांपल समझिएगा,
तो क्या हुआ 50 रुपीज़ जो हम देंगे वो क्या होगी 10 के 5 नोट्स हम देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मिनिमम रुपीज़ का नोट है वो कितना है 10 रुपीज़ का। ठीक है, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू होती है कि जो भी कोई ऑब्जेक्ट जिस मिनिमम वैल्यू को ट्रांसफ़र कर सकता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा सकता है, उसे हम बोलते हैं क्वांटम। क्या बोलते हैं बेटा? क्वांटम। तो क्वांटम एक तरीके से क्या है? क्वांटम एक तरीके से मिनिमम यूनिट है विच कैन बी ट्रांसफ़र, मिनिमम यूनिट विच कैन ट्रांसफ़र, जो हमारी ट्रांसफ़र हो सकती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दैट्स कॉल्ड द क्वांटम। जैसे हमारे पास 10 के नोट थे तो हम 10 के नोट ही दे सकते हैं, यानी कि जो मिनिमम जो हमारे पास नोट है वो 10 रुपये का ही है, तो हम 10 रुपये का नोट दे सकते हैं, 5 रुपये का नोट नहीं दे सकते। हम ये नहीं कर सकते कि 10 के नोट को हमने दोस्तों में फाड़ा और काले बेटा 5 रुपये, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हमारा हो गया क्वांटम की जो मिनिमम वैल्यू है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रांसफ़र कर सकता है किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को, उसे हम बोलते हैं क्वांटम। तो उसी तरीके अगर हम इलेक्ट्रॉन के केस में क्वांटाइजेशन की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन के केस में क्वांटाइजेशन की बात ये होती है कि अगर जो टोटल चार्ज जो हमारा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा है वो हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। कभी भी जो n की वैल्यू है वो हमेशा या तो +1 +2 इस तरीके से करते करते यानी कि होल नंबर की फॉर्म में आएगी, इंटीग्रल नंबर की फॉर्म में आएगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि n की वैल्यू इज़ नॉट इक्वली 0.5 नहीं रहेगी, n की वैल्यू 2/3 नहीं रहेगी, यानी कि होल नंबर या डेसिमल नंबर की फॉर्म में नहीं जाएगा। ये हमेशा किस फॉर्म में जाएगा? इस फॉर्म में जाएगा, यानी कि इंटीग्रल फॉर्म में जाएगा। तो यही है आपका क्वांटाइजेशन। ठीक है, ये क्वांटाइजेशन आपका हो गया। तो यहाँ पे जो स्मॉल ई है, स्मॉल ई को बच्चों हम लोग कहते हैं चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, कि किसी इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज प्रेजेंट है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बच्चों होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो ये आपका क्वांटाइजेशन हो गया। फिर इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है वो होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि जो चार्ज है आपका वो हमेशा कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, जरा आइए इसको समझते हैं। जैसे कि आपने चाय बनाई, तो जब आप चाय बनाते हो तो उसमें क्या डाल रहे हो? पानी भी डाल रहे हो, मिल्क भी डाल रहे हो, और उसमें चाय पत्ती भी डाल रहे हो, चीनी भी डाल रहे हो, और अपने इच्छा अनुसार आप उसमें इलायची भी डाल रहे हो, यानी कि डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को मिला के आप चाय बना रहे हो। तो जो फाइनल आपकी क्वांटिटी बनेगी चाय की, अगर उसमें से वेपर जो निकल रही है उसको हम कलेक्ट कर ले या उसको इग्नोर कर दे, तब उस कंडीशन पे क्या होगा, जो टोटल इंग्रेडिएंट्स आपके पहले थे जिससे मिल के आपने चाय बनाई वही टोटल वेट बराबर रहेगा। तो इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन। तो जिस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ मास होता है उसी तरीके से आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? सबसे पहला कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। और वही चीज़ जो बचपन से आप तो पढ़ते आए हो, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को हम ना कभी बना सकते हैं और ना ही कभी बिगाड़ सकते हैं, ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। ये चीज़, इसका एग्जांपल में आप समझ सकते हो न्यूक्लियर फिजन की जो रिएक्शन है कि आपने 92 यूरेनियम 235 में 3 न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डिंग कराई, तो क्या मिला आपको? 56 बेरियम 141 और 36 क्रिप्टन 92, और साथ में आपके 3 न्यूट्रॉन वो निकल गए। यह आपने पढ़ा था। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे अगर हम टोटल देखें तो ये 92 है, ये 56 + 36 ये भी आपके कितने हो गए? 92। यानी कि जो रिएक्शन से पहले जो रिएक्टेंट का टोटल जो आप एटॉमिक नंबर कह रहे हैं वो क्या प्रोडक्ट का भी एटॉमिक नंबर सेम, यानी कि ये क्या है? कंजर्व्ड है। इसका एक एग्जांपल आप बोल ले सकते हैं किसका? पेयर प्रोडक्शन का। इसका एग्जांपल पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन का एग्जांपल। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता था कि अगर आप कोई गामा रे लेते थे तो गामा रे आपकी किस में जा रही है? इलेक्ट्रॉन में जा रही है, और साथ ही साथ क्या बना रही है बेटा? पॉजिट्रॉन बना रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी निकल रहा है और पॉजिट्रॉन भी निकल रहा है। फिर इसी का अपोजिट क्या होता है? पेयर एनिहिलेशन होता है। आपने पढ़ा था पेयर एनिहिलेशन, पेयर एनिहिलेशन। पेयर एनिहिलेशन में क्या हो रहा है बेटा कि आपका इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये मिलके क्या बना रहे बेटा? 2 गामा रे बना रहे।
तो ये पेयर एनिहिलेशन, तो डिफरेंट एग्जांपल्स आपके हो गए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के। ठीक है, तो ये चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी। फिर इसके बाद जो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मेन यहाँ से शुरू होता है वो है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ को आप ऐसे ही मानिए, KGF है, KGF की मूवी देखी थी ना आपने, KGF मूवी का रॉकी भाई है ये कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ जो हमारे फिजिसिस्ट थे उन्होंने ये हमें बताया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा टॉर्शन बैलेंस पे कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है बिटवीन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स वो किस बिहेवियर से कर रहा है और उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करके वो मैग्नीट्यूड को बता रहा है और नेचर को बता रहा है। तो इसके लिए उन्होंने हेल्प ली न्यूटन्स के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को। तो न्यूटन्स का जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता था, जो प्रोडक्ट होते थे चार्जेस को उसको फॉलो करता था। तो ठीक उसी तरीके उन्होंने ये एज्यूम किया कि मान लिया कि हमारे पास दो चार्ज है, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। तो इसको आप लिखोगे कैसे, जो आपका कूलॉम्स लॉ है, इट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस। एंड अकॉर्डिंग टू दिस जो आपका कूलॉम्बिक फोर्स है, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लिख सकते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो प्रोडक्ट है बिटवीन द टू चार्जेस Q1 एंड Q2 और वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जब आप इन दोनों को आप ऐड करोगे तो यहाँ से इन दोनों को ऐड करने पर बेटा आपको मिलेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और फिजिक्स का वही रूल, प्रोपोर्शनल की जगह जब इक्वल लगाओगे कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट आया K। यहाँ पे जो बेटा आप K देख रहे हैं, ये जो K है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन, या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। जो K की वैल्यू है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और K की एक फिक्स वैल्यू होती है जिसको डिनोट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम्ब स्क्वायर विद यूनिट इसकी वैल्यू है। यहाँ पे आप जो एप्सिलॉन नॉट देख रहे हैं इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कि फ्री स्पेस की परमिटिविटी कितनी है। परमिटिविटी एक्चुअल में किसी भी मीडियम की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें यह बताती है कि वो मीडियम बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स कितना फोर्स लगा रही है, कितने फोर्स को लगाने की परमिशन दे रही है, कितनी अलाउंस दे रही है वो मीडियम कि दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर इतना फोर्स लगा सकते हैं। तो वो हमारा होता है परमिटिविटी ऑफ। यहाँ पे फ्री स्पेस की बात हो रही है, फ्री स्पेस का मतलब आपका वैक्यूम हो गया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यूज़ आप दोनों वैल्यूज़, एक ये वैल्यू और एक आपकी ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू बहुत अच्छे से याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में आपके काम में आएगी। तो ये आपका हो गया कूलॉम्स लॉ। अब इसके बाद एक वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ आता है, तो इससे हमें कैरेक्टरिस्टिक पता चलती है कूलॉम्स लॉ की। नेक्स्ट है हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बड़े ध्यान से समझिएगा। मान लिया कि हमारे पास दो चार्ज है, एक है Q1 और एक है Q2, और ऐसा हम मान लेते हैं कि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर ये Q1 चार्ज रखा है तो Q2 क्या कहेगा, Q2 इस पर फोर्स लगाएगा, यानी कि इस Q1 चार्ज पर Q2 चार्ज की वजह से एक फोर्स लगेगा। और आपको पता है कि जो आपके लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, तो जो फोर्स लग रहा है F12 वो इधर लग गया। अब Q1 भी कहाँ पीछे रहेगा, वो कहेगा अच्छा बेटा तुम हम पे फोर्स तो लगा रहे हो लेकिन हम भी तुम पे फोर्स लगाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है कि दो देश आपस में लड़ रहे हैं, एक ने एक के ऊपर मिसाइल छोड़ी, कहेगा अच्छा हमको हल्के मिली हो क्या, हम भी छोड़ रहे हैं मिसाइल, तो उसने भी मिसाइल छोड़ दी। Q1 ने कहा रुको बेटा हम भी तुम पे फोर्स लगा रहे, तो Q2 पर फोर्स लग गया F21। अगर हम इनके डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस थी वही R, और जो पोजीशन वेक्टर थे ये पोजीशन वेक्टर R12 कैप और ये पोजीशन वेक्टर R21 कैप। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इनकी मीनिंग समझ लेते हैं, जो हमने टर्म्स यहाँ पे यूज किए वेक्टर वाले, यूनिट वेक्टर वाले, इसका मतलब क्या है। जैसे अगर हम F12 वेक्टर की बात करें तो F12 वेक्टर की वैल्यू क्या है, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q1, किसकी वजह से, ड्यू टू चार्ज Q2, यानी कि Q2 जो फोर्स लगा रहा है Q1 पर वो है आपका F12। इसी तरीके आपका F21 क्या हो जाएगा, F21 हो जाएगा फोर्स ऑन चार्ज Q2, किसकी वजह से, ड्यू टू चार्ज Q1। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, F12 का मतलब Q1 पे जो Q2 फोर्स लगा रहा है वो F12 हो गया।
फिर उसके बाद जो Q2 F21 कि Q2 पर जो Q1 फोर्स लगा रहा है वो F21 हो गया। इसी तरीके पोजीशन वेक्टर R12 कैप, R12 कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर, R12 है बेटा यूनिट वेक्टर किसके अलोंग चार्ज Q1 टू चार्ज Q2, यानी कि Q1 से Q2 के बीच में डायरेक्शन प्रेजेंट शो करने के लिए वो हमारा R12 यूनिट वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर केवल डायरेक्शन को बताता है, यूनिट वेक्टर R12 ये बता रहा है कि Q1 के किस डायरेक्शन के अलोंग Q2 प्रेजेंट है। ऐसे ही जो R21 है वो ये बता रहा है कि Q2 से किस डायरेक्शन पर हमारा Q1 प्रेजेंट है। तो R21 हो जाएगा यूनिट वेक्टर अलोंग चार्ज Q2 टू चार्ज Q1। तो ये डिफरेंट आपकी टर्मोलॉजी होगी जो यहाँ पे टर्म्स हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि डेरिवेशन करते समय आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जो टर्म्स हम यूज कर रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, तभी आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका। चलिए फिर आगे हम लोग देखते, अब इसकी डेरिवेशन देखते। डेरिवेशन वही सिंपल कि अगर हम F12 की बात करें या उसकी बात करें, आइए समझते हैं इसको ज़रा। चलिए अगर हम F12 की वैल्यू निकालें, F12 वेक्टर लगाया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए F12 का डायरेक्शन क्या था, इस तरफ, F12 बेचारा इधर भाग रहा है। अब देखिए F12 के किस डायरेक्शन के अलॉन्ग आपका यूनिट वेक्टर दिया, F12 इधर, इसी सेम डायरेक्शन पे आपका देखिए R21 दे दिया, यानी कि यहाँ पे जो आप पोजीशन वेक्टर यूज करेंगे वो R21 कैप यूज़ करेंगे। तो ठीक उसी तरीके F21 की अगर आप बात करें, F21 वेक्टर वही मैग्नीट्यूड सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए F21 आपका इस तरफ जा रहा है, अब F21 के इस डायरेक्शन के अलॉन्ग कौन सा यूनिट वेक्टर दिया है, R12, क्योंकि F12 और R12 दोनों सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए हम R12 कैप का यूज़ करेंगे। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखिए, R12 कैप और R21, यानी कि जो दोनों यूनिट वेक्टर है वो एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड, यहाँ पे वेक्टर साइन लगा सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव साइन आपका आ गया ड्यू टू द डायरेक्शन। तो अगर आप इक्वेशन 1 और 2 से देखेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो अब आपके पास क्या आएगा, अब आपको अगर सर F12 वेक्टर जो है माइनस F21 वेक्टर के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वही फेमस आप देख रहे हैं लॉ जो आप पढ़ के आए थे। फेमस लॉ कौन सा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को, मोशन ही न्यूटन थर्ड लॉ कैसे, न्यूटन थर्ड लॉ को शो कर रहा है, जो हमारा कौन सा था, एक्शन एंड रिएक्शन। तो यानी कि जो आपका कोलम्बिक फोर्स है या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कोलम्बिक फोर्स है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। पहली इन्फॉर्मेशन हमको ये मिल गई। फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिल गई कि ये सेंट्रल फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब कि जो भी हमारे दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो एक्सिस है वो सेम लाइन पे लाई कर रही है, सेम लाइन पे लाई कर रही है उनकी एक्सिस, तो हमारा हो गया सेंटर। जैसे ये तो हमारे चार्ज से थे, इनका जो सेंटर है सेम लाइन पे लाई कर रहा है, सेम एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो हमारा कैसा हो गया, सेंट्रल फोर्स हो गया। तो दो इन्फॉर्मेशन हमें वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ से मिली। फिर इसके बाद कूलॉम्स लॉ का एक लिमिटेशन होता है, लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। जो कूलॉम्स लॉ है ये ओनली वैलिड किसके लिए वैलिड होता है, ओनली वैलिड फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, केवल पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड होता है कूलॉम्स लॉ। ये इसका एक लिमिटेशन है, इट ओनली वैलिड फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ आपका कंप्लीट हो गया, इसको देख लीजिएगा। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी या जिसे एक और नाम हम कह देते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये क्या होता है जरा ये समझते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी तक हम लोगों ने जो भी बात करी कि जो दो चार्जेस हमारे प्रेजेंट थे वो कहाँ प्रेजेंट थे, एयर में प्रेजेंट थे। लेकिन अब हमने कहा कि नहीं, अब ये एयर में प्रेजेंट नहीं है, अब इसको हमने वाटर में प्लेस कर दिया या फिर ऑयल में प्लेस कर दिया। अगर जनरली हम बात करें, हमने ये कहा कि अब हमने इनके मीडियम को चेंज कर दिया। तो अब आप बताइए उसकी फोर्स पे क्या इम्पैक्ट करेगा। तो आप बोलोगे सर फोर्स तो ज़रूर चेंज होगा, क्यों, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। ये बिल्कुल ठीक ऐसे ही है कि आप लोग क्लास 12th में हो, डिफरेंट सिलेबस है, डिफरेंट टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं,
और एक माहौल अलग है क्लास का। और हमने आपसे कहा कि आप एक काम करो बेटा, आप क्लास 5th में चले जाओ। क्लास 5th में जाने का मतलब कि अगर आप एक चार्ज हो और आप क्लास 5th में जा रहे हो, इसका मतलब आपका मीडियम चेंज हो गया। जो मीडियम चेंज हुआ तो क्या हुआ, सिलेबस भी चेंज हो गया, टीचर्स भी चेंज हो गए, यानी कि जो पूरा एटमॉस्फेयर था, चारों तरफ का जो माहौल था वो बदल गया। अब आप क्या करोगे, अब आपको उसी सिलेबस का पढ़ना पड़ेगा। क्लास 12 का सिलेबस आप नहीं पढ़ोगे, यानी कि जो होल सिनेरियो था आपके आसपास का वो पूरा चेंज हो गया। उसी तरीके से अगर हम सिस्टम ऑफ चार्जेस को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लेकर जाते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले उस मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक शो हो जाती है, जिसे हम लोगों ने पढ़ा था परमिटिविटी। ड्यू टू द चेंज ऑफ द परमिटिविटी और ड्यू टू द चेंज ऑफ द मीडियम, जो कैरेक्टरिस्टिक है फोर्स की बिटवीन द टू चार्जेस वो भी चेंज हो जाती है। और इसके चेंज होने की वजह से जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है बिटवीन द टू चार्जेस, वो भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो वही हमें पढ़ना है कि जो परमिटिविटी है ये हमें वही इंफॉर्मेशन दे रही है कि अगर हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चार्ज के सिस्टम को रखते हैं तो उनके फोर्स में कितना चेंज आ रहा है, वो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है परमिटिविटी से। चलिए बात करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक वैक्यूम में हमने रखा टू चार्जेस ऑफ सिस्टम को, तो इसकी वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और वहीं पे अगर हम इसको वैक्यूम में ना रख के किसी भी पर्टिकुलर मीडियम में रख दें तो F मीडियम क्या हो जाएगा, 1/4πε Q1 Q2/r²। अब इसके बाद हमने क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, F वैक्यूम अपॉन F मीडियम। तो क्या आया बेटा, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये हो जाएगा 1/4πε Q1 Q2/r²। तो यहाँ से ये दोनों टर्म कैंसिल आउट। तो आपके पास बचा बेटा क्या, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि आपने कहा कि सर हमारे पास बचा F वैक्यूम अपॉन F मीडियम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये जो आप देख रहे हैं ये कटप्पा का छोटा भाई कप्पा है। कटप्पा वही बाहुबली वाला, वही बाहुबली वाले जो कटप्पा था। देखो कटप्पा ने अपने छोटे भाई को जिंदा रखा है फिजिक्स में। अभी तक समझो ये कितना कह सकते हैं वफादार है फिजिक्स के लिए। कटप्पा वफादार था, भल्लाल देव के लिए रहा, फिर उसके बाद सिंहासन के लिए रहा, बाहुबली के लिए रहा। अब ये जो कप्पा है ये फिजिक्स के लिए आपका वफादार है। तो कटप्पा अपने छोटे भाई कप्पा को फिजिक्स में भी छोड़ गया। तो ये जो कप्पा है ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। अब हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि अगर हम सिस्टम ऑफ चार्जेस को कि दो चार्ज थे जो पर्टिकुलर डिस्टेंस पर प्रेजेंट थे, अगर उसको एक मीडियम से उठा के दूसरे मीडियम में लेके जाते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस आता है, वो हमें इन्फॉर्मेशन पता चलती है रिलेटिव परमिटिविटी से या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। ये यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक। तो ये जैसे अगर हम वाटर के लिए बात करें तो वाटर के लिए होता है ये 80। तो हमने कहा कि ये बताइए कि वाटर के लिए फोर्स कितना हो जाएगा। तो F वाटर आपके पास हो जाएगा F वैक्यूम अपॉन कप्पा ले लो, कप्पा आपका एप्सिलॉन वाटर या इसको कप्पा कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है। तो क्या आया, F वैक्यूम अपॉन 80। यानी कि वैक्यूम में जो फोर्स था उसका 1/80 फोर्स किस में हो जाएगा, वाटर में। क्यों, क्योंकि वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 80 है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नाम से पता चल रहा है कांस्टेंट, तो ये ध्यान रखिएगा इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। इट हैज़ नो यूनिट। बच्चे इसी में कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। तो ये जो कुछ टॉपिक्स थे मैंने आपको कंप्लीट कराए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इससे पहले हम जरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में कुछ और बात समझ लेते हैं कि जो फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एप्लीकेशन की, जो आप पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन कहाँ है। अपने आसपास आप देखते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक का यूज़ सबसे पहले जीरोक्स मशीन में होता है। ठीक है, कहाँ होता है, जीरोक्स मशीन में। जो आप फोटोकॉपी कराते हो तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो स्टैटिक चार्ज प्रेजेंट होते हैं उसी की कॉपी होती है, उसी पे लाइट फ्लैश चलता है और उसी की कॉपी करके जीरोक्स कॉपी हमारी निकल आती है। दूसरा होता है जो आपने बड़ी बड़ी चिमनी देखी, तो उस चिमनी में जो फ्लाई ऐशेज़ निकलते हैं, जो राख निकलती है जो हवा में मिल रही होती है, तो उस फ्लाई ऐश को कलेक्ट करने में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा दिए जाते हैं, उस पर हमारे कैथोड और एनोड यानी कि चार्ज दे दिया जाता है। तो जो हमारे हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और बाउंड अप हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम फ्लाई ऐश को कलेक्ट कर लेते हैं और उसको एटमॉस्फेयर में जाने से रोक सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है टू कलेक्ट द फ्लाई ऐश फ्रॉम द चिमनीज।
तो ये टॉपिक आज का मैंने थोड़ा आपको बताया, जिसमें मैंने आपको चार्जेस के बारे में कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताई, कुछ करेक्टरिस्टिक बताई जो आपको पता था, उससे थोड़ा और आगे का मैंने आपको कोशिश करी बताने की। फिर उसके बाद आपको वही रॉकी भाई ऑफ KGF कूलॉम्स लॉ के बारे में बताया। फिर उसके बाद जब हम और आगे बढ़े तो हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ा और करेक्टरिस्टिक समझी। फिर कटप्पा के छोटे भाई कप्पा को याद किया जो वफादार था, उसके बारे में हम लोगों ने समझा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्न पे हम इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आपको कराएंगे। तब तक के लिए आप अपने सभी फ्रेंड्स को जो क्लास 12th में पढ़ते हैं उसको ये वीडियो आप शेयर करिए, उनसे चैनल को लाइक करने को कहिए, सब्सक्राइब करने को कहिए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशंस है वो आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आप सभी के साथ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।